ऑल द बेस्ट। यस, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जिस कोरोना की लड़ाई से लड़ रहा है, जिस बीमारी के कारण हमारे जीने का तरीका ही बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है और परिवार और सामाजिक जो आयोजन है, घर गृहस्थी है, बल्कि मैं ये कहूँ कि जीवन की सारी परिभाषाएं बदल गई है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसे में भी जो अवसाद से लोग घिर गए हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जान की परवाह नहीं करते और वो इस लड़ाई में पूरी तरह से जन सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। वैसे लोगों को कोरोना वॉरियर कहा जाता है और मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे साथ आज ऐसे 3 बहुत ही बड़े, जिसको कहूँ, महानुभाव हैं जो कि कोरोना वॉरियर के नाम से जाने जा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी है, दूसरों को लड़ने की प्रेरणा दी है। तो मैं ऐसे घुटन भरे माहौल में, जिस माहौल को आपने जीवंतता प्रदान की है, उसको जीवित करके रखा है, लोगों में एक उत्साह भर के रखा है, वैसे लोग हमारे बीच हैं और उनमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय वर्मा। डॉक्टर संजय वर्मा टेक्निकल ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में, डॉक्टर दिस राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और इनका एक परिचय और है कि ये डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे कवि और साहित्यकार भी हैं। और निश्चित ही संवेदना की जब बात होती है ना, आप ऐसे ही कोरोना वॉरियर नहीं हो सकते हो, संवेदना बहुत जरूरी है और कवि हैं तो निश्चित ही संवेदनशील हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय वर्मा जी आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं किरण सेठी जी। किरण सेठी जी सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस ऑफिसर दिल्ली में हैं और रेप एंड पॉस्को एक्ट केसेस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं, पॉपुलर एज अ लेडी सिंघम, तो ये मैं बाद में बताना चाहती थी। और लिम्का बुक में भी इन्होंने रिकॉर्डिंग बना के रखा हुआ है। तो इनके बारे में मैं देखूं तो इतने सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं, रक्षाबंधन अवार्ड होल्डर हैं, ब्लैक बेल्ट है, NI डेन है और पता नहीं कितने कितने नाम है जो कि मुझे पता भी नहीं है, एरोबिक्स डिस्प्ले कोरियोग्राफर इन रिपब्लिक डे है। तो इस तरह से इनका जो नाम है दिल्ली में वो ऐसे है कि ये लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि कितने लोग इस बारे में कितना काम कर रहे हैं और लोगों में एक उत्साह की बात आए। और फिर हमारे साथ हैं एक बहुत ही प्यारी सी जो प्रियंका जी, प्रियंका कटारिका, जो कि मीडिया कंसल्टेंट है इग्नू में, पब्लिक इंफॉर्मेशन यूनिट में, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव और दूरदर्शन प्रोग्राम एंकर हैं। और कमाल की बात यह है कि आप भी साहित्यकार हैं, आप भी बहुत सुंदर कविता लिखती हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी कविता सुनने का भी मौका लगा है। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका जी ने भी इतने सारे अवार्ड जीते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं इन्होंने अपनी कविताओं के लिए, अपने योगदान के लिए। और आज भी जो ये इग्नू में जो इनका योगदान है वो किसी भी मायने में कम नहीं है। तो आप तीनों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन है। और आप लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी कुछ कार्य करूं। तो आप लोग चूंकि तीनों अलग अलग क्षेत्र से हैं और लेकिन काम आपका एक ही है, समाज सेवा का। आप तीनों एक ही काम कर रहे हैं, समाज सेवा, भले ही अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं श्री संजय वर्मा जी से जानना चाहूंगी कि संजय वर्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं।
बायोकेमिस्ट्री, जी जी है ना। तो आप जो है वहां पर एक बहुत ही जिम्मेदार सा पद होता है, क्योंकि टेस्टिंग वगैरह मेरे हिसाब से वही सारी की जाती है। तो इस जी जी। कोरोना के काल में आपके व्यक्तिगत तौर पर और एज अ डॉक्टर वहां पर आपने क्या अनुभव किया, आपके कैसे अनुभव रहे हैं इन 5 महीनों के? दीदी, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल एकदम साफ आ रही है। अच्छा। जी। जहाँ तक अनुभव की बात है, तो मेरा अनुभव बहुत ही दर्द से भरा हुआ और दुख से भरा हुआ रहा है। जी। मैं बताऊँ, मैं वहाँ एक टेक्निकल ऑफिसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में, और इन 5 महीनों के दरमियान मैंने अपने 3 साथियों को खोया है। स्पेशली 2 मेरे साथी जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, और उन लोगों को मैंने कोरोना के कारण खोया है। एक मेरा साथी कैंसर के कारण गया है, और उनकी इम्यूनिटी इतनी खराब हो गई थी कि हम लोग उनको बचा नहीं सके। तो और इससे उसके बड़ी बाद भी दुर्भाग्य आप की वहाँ बात ये कार्य हुई। कर रहे हैं, ये बहुत और बड़ी फिर बात भी है। हम लोग, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हम अपने जी। सारी इमोशंस, सारी भावनाओं को एक तरफ रख करके हम पेशेंट के साथ खड़े हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा के लिए। तो इन 5 महीनों में हम लोगों ने उन चीज़ों को देखा है जो शायद हम अपनी इस ज़िंदगी में नहीं देख सकते, जिसे हम शर्मनाक कहेंगे, दुख कहेंगे, खेद कहेंगे, शोक कहेंगे। तो वो सारी जो स्याह शब्द हैं हमारे जीवन के, मैं उससे गुजरा हूँ। और मरीजों के बारे में आपका क्या अनुभव, मतलब किस तरह से मरीज आ रहे हैं और उनका क्या इलाज हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बता सकेंगे? देखिए दीदी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है हम्म। साइकोलॉजिकल, हम्म। मतलब मनोवैज्ञानिकता। हम्म। हर आदमी के अंदर एक बात घर घर गई थी कि दूसरे को होगा, मुझे नहीं होगा, जिसके कारण लोग शिकार बनते चले गए। हम्म। पहले एक हम्म। मिथ था कि हम्म। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को होगा और 50-55 साल से ज़्यादा के लोगों को होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोध शक्ति की। तो वो व्यक्ति देखने में हट्टा कट्टा जरूर हो, कम उम्र का जरूर हो, लेकिन अगर उसकी रोग प्रतिरोध शक्ति ठीक नहीं है, अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो ही इज बिंग ट्रैप्ड। और एक बार अगर ट्रैप हो रहा है, उसे चेस्ट कंजेशन हो रही है, उसके ट्रैकिया में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर तो मैं क्या कहूँ, चूंकि अभी इसकी कोई दवा भी नहीं निकली है, तो वो फिर ईश्वर को प्यारा हो जा रहा है। और बस क्या बताएं, मेरे पास वो शब्द बहुत नहीं है, आप उन बहुत भावनाओं को। बहुत आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी की मौत देखते तो सोचते हैं मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं। जी जी तो इस बीमारी के साथ भी ये हो रहा है कि लोगों को लगता है मुझे नहीं होगा, सामने वाले को होगा, और इस चक्कर में शायद सब लिपटे जा रहे हैं। तो जी ये जी। बहुत ही स्थिति बहुत ही विकट सी बन रही है। किरण जी, आप मुझे बताइए कि आप लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हैं। तो जैसे कि अभी संजय भाई ने बताया, तो आप इस कोरोना काल में जो है वॉरियर के रूप में जो आपकी जो भूमिका रही है, वो किस तरह की भूमिका रही है और आप किस तरह से कार्य कर रही हैं इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए, या इस पर कुछ किया जा सकता है तो? जी। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और जी। आपने देखिए कि जो पुलिस की ड्यूटी है वो हम्म। 24 घंटे रहती है। बिल्कुल। और इन 24 घंटों में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पहले जो कोविड से पहले की जो हमारी ड्यूटी थी वो ज्यादातर लोगों के जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनका निदान करने के लिए है, और या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसका निदान करने के लिए, या कोई ऐसे अपराध जो क्रिमिनल है उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट में चार्जशीट जमा कराना, ये था। और जब अचानक कोविड जैसी बीमारी का जब अनाउंसमेंट हो गया कि एक बीमारी फैल गई है, इन्फेक्शन ऐसा हो गया है, मास्क लगाकर जाना है, और जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने एक जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ, तो कर्फ्यू का नाम सुनते ही लोग नेचुरल उस दिन सब अंदर थे, बट पुलिस बाहर थी। और वो ये देख रही थी कि क्या कर्फ्यू का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारी जो ड्यूटी थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई। मतलब हमें बताया गया कि क्योंकि सब लोग अंदर हैं और बाहर कोई नहीं है, तो आपने बाहर की सेफ्टी रखनी है। उन दौरान में कोई इस तरह का क्राइम नहीं हुआ जैसे रोजमर्रा के क्राइम होते, लड़ाई झगड़ा या बिल्कुल। एक्सीडेंट, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, तो ऐसी अपराध की खबर नहीं आई। तो मगर हमारी सिक्योरिटी टाइप की जो ड्यूटीज थी वो बढ़ गई थी। ओके।
फिर इस ड्यूटी के दौरान जब हम पहले दिन दूसरे दिन के बाद फिर जब ये कंटिन्यू बन गया लॉकडाउन, तो हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग थे, हम जब देखते थे कि ड्यूटी से आ रहे जा रहे तो सड़कें सुनसान है, कोई लोग नहीं दिख रहे। बट उन टाइम में हमने ये देखा कि जो हमारी ड्यूटी के एक लॉ एंड ऑर्डर थे कि चोरी ना हो, लोगों की प्रॉपर्टियां बाहर हैं तो उनकी सेफ्टी, और जो लोग कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं उनको क्वारंटाइन करवाना, उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाना ताकि उनकी फैमिली कुछ झगड़ा वगैरह नहीं करे, तो एम्बुलेंस के साथ जाना, तो ऐसे ऐसे एरिया की ड्यूटी बंद गई। मगर मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान जब सुबह और शाम हम जब वापस आते थे जाते थे तो लोग तो घरों में बंद हैं, मगर जो लोग जो स्ट्रीट डॉग थे, जो गायें थी, जो लोग गरीब थे, जैसे जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे जो भीख मांगते हैं या अपना इस तरह से गुजारा कर रहे हैं, तो पहले दिन मेरे पास अपना लंच था, तो मैंने देखा कि सड़क पर एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, तो मैंने कहा अब तो सारी दुकानें ही बंद हैं, तो मैंने उस दिन वो भोजन उनको दे दिया। तो एक तसल्ली हुई कि हम अपनी ड्यूटी के दौरान एक अच्छा पुण्य का काम भी किया। फिर मैंने डेली एक नियम बना लिया, एक ब्रेड लेती थी, उसमें दूध डालती थी, तो जो डॉग्स मिलते थे उनको दे देती थी, और जो खाने वाले के लिए कुछ गर्मी के टाइम था तो लस्सी दे दिया, किसी को दूध दे दिया, ताकि उनका भोजन मिले। फिर हमारे एरिया में कुछ लोग ऐसे थे जो मजदूर लोग थे, जैसे स्लम एरिया मेरे एरिया में पड़ता है, तो वहाँ के जो लोग थे वो क्योंकि अब काम नहीं कर रहे थे, मगर उनके घर में बच्चे हैं, जो लोग रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ सेविंग ज्यादा नहीं की हुई थी, एक दो दिन ही खाया। तो जब 3-4 दिन के बाद उन्होंने बताया कि हमें तो भूखे रहने की नौबत आ रही है, जैसे बाहर आ गए, हम ग्राउंड पे रहते थे, पेट्रोलिंग करते थे, तो हमने कहा ये तो बहुत दिक्कत की बात है, चलो बड़ा आदमी तो 1-2 दिन फास्ट रख लेगा, क्योंकि शुरू में सबको ये लगा कि ये 15 दिन के लिए है। तो उन्होंने जब खाना नहीं था तो हमने बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनके लिए हमने भोजन का प्रबंध किया। तो कुल शुरू में तो हम जितने भी आसपास के पुलिस वाले थे उन्होंने कुछ मिलकर और कुछ लोगों की सहायता से 50 से 60 लोगों के लिए खाना अरेंज किया। फिर वो एक नियम बन गया कि डेली कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ड्यूटी के साथ अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो भी है। जैसे संजय जी ने अभी अभी एकदम पता चला कि उन्होंने कहा इम्यूनिटी पावर जिनकी होती है तो उनको कोरोना नहीं होता, मगर आम लोगों को ये पता ही नहीं इम्यूनिटी होती क्या है। अगर आप संजय जी उन्हें अच्छे से क्लियर करें, एक पढ़ा लिखा आदमी तो जान सकता है कि इम्यूनिटी क्या है, हमारी पाचन तंत्र क्या है, मगर जो एक रिक्शे वाला है वो इम्यूनिटी को सोचेगा शायद पता नहीं और कोई बीमारी है ना। बहुत तो इनको बहुत भी अगर सुंदर आप आपने बात कही, बहुत सुंदर किरण जी। मैं तो अभी ये बोल रही थी कि प्रियंका जी कवित्री हैं और संजय जी कवि हैं, तो इसलिए उनमें इतनी संवेदना है, लेकिन हमारी पुलिस में भी कितनी संवेदना है। मुझे ये मतलब आप सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, मतलब आप अपनी ड्यूटी से अलग अपनी संवेदनाओं को जो दिखा रहे थे, आप अपनी टिफिन किसी को दे रहे हैं, आप उनके लिए भोजन का अरेंज कर रहे हैं। तो ऐसी जो अगर हमारे देश की पुलिस ये भी करती है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी सैल्यूट बनता है मेरी तरफ से। और हम कभी सोच नहीं सकते थे कि पुलिस में भी इतनी संवेदना अगर है तो फिर तो देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बहुत सुंदर बात आपने कही, और आपने जो जानना चाहा है वो जरूर हम जानेंगे। उसके पहले मैं प्रियंका जी के पास आना चाहती हूँ, और प्रियंका जी से, चूंकि प्रियंका जी जो है दूरदर्शन में एंकर हैं, कॉलेज में व्याख्याता रही हैं और पीआरओ भी रही हैं, और इन दिनों आप इग्नू में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कोरोना के इस काल में किन किन जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, मतलब कोरोना से संबंधित आप क्या कर रही हैं, कैसे मतलब आप कोरोना वॉरियर बन करके आप लोगों के लिए कार्य कर रही हैं। प्रथम तो आप सभी विद्वजनों को बहुत बहुत प्रणाम। और इस चर्चा के दौरान जी सफेद वर्दी और खाकी वर्दी तो हमें रूप इस कोरोना काल में देखने को मिला, और जो हमारे दिल में सम्मान डॉक्टर्स के प्रति और पुलिस के प्रति अब उभरा है वो शायद पहले नहीं था उतना। पहले हम समझते थे कि अगर 800 रुपए ले लिए हैं डॉक्टर ने तो बहुत ज्यादा हमसे पैसे ले लिए हैं, लेकिन आज पता चलता है कि उन डॉक्टर ने इस देश में क्या काम किया है उस दौरान, जब
हर इंसान अपने घर के परिवार का सदस्य किसी को हाथ लगाने से भी डरता है। दूसरी तरफ खाकी वर्दी का वो रूप देखने को मिला जहां जानवरों को खाना खिलाया जा रहा है, गरीबों को समेट समेट कर वो अपने पास बुला रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन्हीं के साथ साथ मीडिया की, तो मीडिया की भूमिका इस पूरे कोरोना काल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने देखने को मिली है। जितनी भी कार्य किए गए हैं वो मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंचाए गए हैं। जितनी सुविधाएं दी गई हैं मीडिया के जरिए लोगों तक मिली है, क्योंकि लोग तो अपने घरों में कैद हो गए थे। अब जहां तक बात आती है खाकी वर्दी के बाद, ये सफेद वर्दी के बाद, इन लोगों के महान कार्य करने के बाद हम लोगों की, जिन्हें हम आम लोग कह सकते हैं या फिर हम जैसे मीडिया पर्सन हैं या हम टीचर हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी रही इस दौरान। तो अगर मैं स्वयं की बात करूं तो इस पूरे कोरोना काल में सर्वप्रथम तो मैंने सबसे ज्यादा अपनी परिवार को, मेरे परिवार में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सहेज कर समेट कर उनको इस बीमारी से जितना ज्यादा हो सके बचाया है, जिसमें कि मेरा एक खुद का पेट भी शामिल है। दूसरा, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करने में एक छोटी सी भूमिका अदा की गई है कि लोग अगर बाहर निकल रहे हैं या स्पिट कर रहे हैं तो हमने उनको अपनी बालकनियों से, अपनी खिड़कियों से टोका है। या हम सीसीटीवी कैमरे में देख लेते थे कि ये आदमी रेगुलर यहाँ से जा रहा है, कोई बुजुर्ग डेली निकल रहा है सामान लेने के लिए, तो उनको हमने रोकने की कोशिश भी की है और उनको समझाने की कोशिश की है। और यही नहीं, उन लोगों ने उस समय हमारी बात मानी भी है। अपने जानवरों के अलावा बहुत सारे जानवर सब जगह घूम रहे थे, सब्जी वाले बहुत ज्यादा घूम रहे थे लोगों पे उस कोरोना काल के दौरान, उनको भी रोका गया है उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है, वो कितने दिन में आ रहा है, कोई गैप नहीं कर रहा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा। और अपनी कॉलोनी में ही हमने बैरिकेड्स, गेट लगवाए और ज्यादा से ज्यादा वाहनों ना आ सके उसको रोकने का भी हमने कार्य किया। पशु पक्षियों को दाना देना, पानी की व्यवस्था करना, हमारे आड़ोस पड़ोस में जितने भी पालतू जानवर थे वो तो सेवा हो ही रही थी, लेकिन जो आवारा पशु थे उनके लिए भी चारा और हर चीज की सुविधा हमने की। हमने सेक्टर में हमने क्या किया कि कुछ गृहिणियों को इकट्ठा किया और डेली उनसे कहा गया कि अपने घर के बाहर आप खाने पीने का सामान रख दीजिए। जैसे कि इस पूरे कोरोना काल में कूड़ा उठाने वाले लोग आए हैं, लगातार सफाई की पूरी व्यवस्था की गई थी, वो खाना उठा के ले जाते थे। या कोई गरीब कई बार निकल रहे हैं, मजदूर जैसे बहुत निकले, हमने भी देखा, तो उनको वो खाना की आवाज लगा दी जाती थी बालकनियों से कि यहाँ खाना रखा है, आप आके ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी भूमिकाएं हमने अदा की। बात करते हैं इग्नू की, तो इस पूरे कोरोना काल के दौरान हमने इग्नू की तरफ से डेली 1 घंटे का लाइव शो रखा, जिसमें हमने विद्यार्थियों को इस बीमारी से कैसे बचे, डिप्रेशन में ना आए, सबसे ज्यादा तो बात, आपके सारे कोर्स पूरे होंगे, आपके रिजल्ट अच्छे से आपको मिल जाएंगे, आपकी क्लासेस अच्छे से होंगी, इसके लिए पूरे काउंसलर बिठाए गए और 1 घंटे का डिस्कशन किया गया। ट्विटर पर और फेसबुक पर उनसे कहा गया कि आप ऑनलाइन हमसे क्वेश्चन पूछे, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और स्वयं हम सभी इग्नू के जितने भी हम लोग आपस में जो लोग थे, हम लोगों ने मिलकर उनके सारे सवालों का जवाब दिया, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं डिप्रेशन में ना आए कि उनकी क्लासेस का क्या होगा, उनके कोर्सेज का क्या होगा। तो ये छोटी छोटी भूमिका हमने अदा करी है इस पूरे कोरोना काल में। बहुत सुंदर काम किया है। मतलब मैं देख रही हूँ कि आप तीनों ने अपनी अपनी जगह पर रह करके, प्रियंका जी ने तो एक गृहिणी की हैसियत से और एक कॉलोनी की नागरिक होने की हैसियत से, भारत के एक नागरिक होने की हैसियत से भी आपने बहुत सारा काम किया है। और व्याख्याता और इग्नू में काम करने के साथ साथ उसके लिए भी आपने बहुत सारा काम किया, छात्रों को लेकर के भी। और अभी एक्चुअली सबसे ज्यादा समस्या पता है छात्रों को भी बहुत आ रही है, क्योंकि वो वास्तव में मेंटल डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनका क्या होगा। साल भर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन क्या रिजल्ट, आगे क्या, आगे का भविष्य क्या। तो ये काम आपने बहुत सुंदर किया है। और संजय भाई, अभी जैसे कि इन्होंने भी पूछा, हमारी किरण जी ने भी आपसे एक सवाल किया कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली इम्यून सिस्टम कोई बीमारी का नाम है, इम्यून, या इम्यून क्या होता है और उससे हम लोग किस किस रूप में, किस तरह से हम बच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर हमें बता पाएंगे। तो उसके बारे में आप बताइए हमें कि क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो हम लोग जिस इम्यूनिटी की बात करते हैं, रोग प्रतिरोध शक्ति की जी। कोई व्यक्ति आपको दिखाई पड़ सकता है जो बहुत ही हट्टा कट्टा है, जो अगर किसी को धक्का दे दे तो आदमी गिर जाएगा, गुलाटियां खा लेगा, लेकिन क्या उसकी इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिरोध शक्ति जो है वो ठीक है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है।
तो अमूमन देखा गया कि जो हट्टे कट्टे लोग थे वो इस बीमारी के शिकार हो गए, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी थी, उनकी इम्यून पावर जो थी, उनकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति थी वो वीक थी, कमजोर थी। लेकिन ऐसे लोग जो पतले दुबले थे उनकी इम्यूनिटी ठीक थी। तो ये डिपेंड करता है कुछ एक चीजों पर। तो सबसे पहले जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उनके खान पान पर। तो खान पान कैसा होना चाहिए उनका? तो सिट्रस फूड यानी विटामिन सी का सेवन वो ज्यादा करें। विटामिन सी का अगर वो सेवन करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो नींबू का रस हो, संतरे हो, या जिसमें भी विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है, ये टैबलेट फॉर्म में हो, तो उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। दूसरा है कि उनको प्रोटीन्स ज्यादा लेना होगा। प्रोटीन्स क्यों लेना होगा ज्यादा? देखिए होता क्या, हमारे देश में एक सिस्टम है कि हम सिस्टम का इलाज करते हैं। बुखार है, कितने दिन से है, ये दवाई खा लो। हम बात कर रहे हैं जड़ की, रूट की। हमारा जो शरीर है, ये सबसे इसकी जो छोटी यूनिट है वो सेल्स होती है। बिल्कुल। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज कहलाते हैं। जब बहुत सारी टिश्यूज इकट्ठा होती हैं तो ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन इकट्ठा होता है तो सिस्टम। तो मैं जड़ की बात कर रहा हूँ, सेल की। तो हमारे ये शरीर जो है मोर देन 80% प्रोटीन से बना है। प्रोटीन क्या करेगा कि इस बीमारी के कारण जो सेल्स हमारे रप्चर हुए हैं, जो सेल्स हमारे डिस्ट्रक्ट हुए हैं, जिस सेल्स में क्षति पहुंची है, उन सेल्स का ये निर्माण करेगा, पुनर्निर्माण करेगा और एनर्जी देगा। तो एक तो हमारी प्रोटीन हो गई कि हमें ऑर्गेनिक प्रोटीन लेना चाहिए। दूसरी और अहम चीज कि हमें विटामिन सी लेनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो। तीसरी और अहम चीज, हमारे घर में हर आसपास में तुलसी पाई जाती है। तुलसी के बारे में ये माना जाता है और ये प्रूव्ड है कि तुलसी जहां भी होती है उसके 5 मीटर चारों तरफ वो एरिया विषाणु मुक्त होता है। तो आप तुलसी का सेवन करें, गर्म पानी पिएं, ताकि आपका जो ये ट्रैकिया है, आपका ये जो कंठ नली है आपकी, यहाँ से होते हुए सारा कुछ आपके पेट में चला जाए। सबसे बड़ी हाथ आप हमेशा धोएं। हाथ धोने से क्या होगा, क्या आपका जो वायरस है ये मर जाएगा? नहीं, लेकिन इसके रिप्रोडक्टिव पावर, इसकी प्रजनन की क्षमता कुछ देर के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए एडवाइजेबल है, सलाह दी जाती है कि आप हाथ धोएं, क्योंकि ये एक सिंपल कोरोना नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे सैनिटाइजर्स में लिखा रहता है इट कैन किल कोरोना। नहीं, ये नोवेल कोरोना कहलाता है। नोवेल कोरोना और कोरोना में क्या अंतर है? तो एक बिल्ली का बच्चा है जिसे हम पालते हैं, पुचकारते हैं, उसी जाति का एक बाघ होता है, शेर होता है, क्या हम उसे पुचकार सकते हैं? तो ये आम मछली नहीं है जिसे लोग खाते हैं, बल्कि ये शार्क मछली है जिसे नोवेल कोरोना कहा जाता है। और ये सबसे पहले इफेक्ट और इन्फेक्ट करता है, हमें प्रदूषित करता है, दूषित करता है, इन्फेक्ट करता है, इफेक्ट करता है हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को। चेस्ट कंजेशन देता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है। हम दिन में अगर एक बार हाथ धो ले तो बार बार हाथ क्यों धोना है? तो नहीं, बेहतर तो ये है कि जब भी आप घर में आए तो हाथ धोएं। जब आप किसी के घर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वहां हाथ धोएं। अगर आपने स्नीजिंग की है, अपने हाथ से रोका है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं, पहला काम करें कि आप हाथ को धोएं। तो जितना आप हाथ को धोएंगे उतना आप इससे बचे रहेंगे। दूसरी और अहम चीज कि हम लोग मान के चलते हैं कि मास्क, हालांकि इसमें भी बहुत सारा विरोधाभास है, लेकिन अगर आप क्राउड के बीच में हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कुछ विरोधाभासें हैं, दुर्भिसंधियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस ब्रांड का मास्क, मैं नाम नहीं लूंगा, ना पहनिए इस मास्क का। लेकिन आपके और हवा के बीच में, आपके और लोगों के बीच में एक पर्दे का होना, एक रुकावट का होना जरूरी है। तो वो काम मास्क कर सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है कि कोरोना से कैसे बचें। तो इसका जवाब है कि मान के चलें कि सामने वाले को कोरोना है। जैसे ही आप मान के चलेंगे कि सामने वाले को कोरोना है, बचने के गुण अपने आप स्व खुद ही से आपके अंदर आते चले जाएंगे। बस सिंपल सी ये चीज मैंने आपको बताई। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध शक्ति को बचाने का जो तरीका है कि विटामिन सी ले, चाहे वो हरी मिर्च के रूप में ले, चाहे वो प्रोटीन ले, आप चाहे, मैंने उसके बारे में चर्चा की है, तुलसी ले, आप विटामिन सी लें। और सबसे बड़ी चीज कि अपने मनोवृत्ति को, अपने मानसिक अवस्था को उच्च स्तर पर रखे, अपनी मनस शक्ति को। अगर आपको सोना दिया गया खाने के लिए, आपने कहा नहीं ये बेकार है, ये कोई फायदा नहीं करेगा, तो सच में फायदा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको मिट्टी दी गई और कहा गया कि फायदा करेगा, और आपके मन में ये बात आ गई कि नहीं मुझे फायदा करेगा, तो आप मान कर चलिए कि वो मिट्टी भी आपको फायदा करेगी। तो हमारी जो मानसिक अवस्था है, हमारी जो साइकोलॉजिकल पावर है, उसको भी अपने उच्च स्तर पर होना चाहिए कि यस, आई एम सेफ बाय द वर्च्यू ऑफ गॉड, बाय द ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी, आई एम सेफ। जी, ये एक बहुत सुंदर आपने बात बताई। हाँ बोलिए। इंदु जी, इन्होंने ये कहा कि विटामिन सी खाइए, जी, ठीक है, तो आपके कोरोना नहीं होगा।
मगर एक मजदूर है, वो तो रोटी खा रहा है, प्याज खा रहा है और सब्जी खा रहा है, और इसके अलावा कोई विटामिन वगैरह नहीं ले रहा। आम जो एक रोटी सब्जी खाकर अपना गुजारा कर रहा है। और एक अच्छी फैमिली का, एक रेपुटेटेड फैमिली के जो लोग हैं, अगर वो प्रॉपर ही विटामिन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, उनको तो कोरोना हो रहा है मगर मजदूर को नहीं हो रहा। ऐसा क्या है? वो तो विटामिन भी नहीं ले रहा। मैंने ऐसे कई मजदूर देखे हैं जो बैल मतलब कि रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि हम नेचुरल लाइक की जिस मैं एरिया में मेरी पोस्टिंग है वहां पे पेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और 4 रोटी खाते हैं, कई बार अचार या चटनी खाते हैं, और या कई बार चटनी भी नहीं होती, सब्जी जो घर से लेकर आते हैं वो भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि देसी में बनी है या इसमें है। आपकी बात बहुत सही है किरण जी, लेकिन उसमें संजय जी ने, शायद संजय जी ही जवाब दे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप ही बताइए। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मनोवृत्ति। यस, मन की अवस्था, मन की अवस्था। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठकर पेंट कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके मन में ये बात आ ही नहीं रही है। और एक व्यक्ति डरा हुआ है, चाहे वो महलों के अंदर 7 ताले के अंदर रह रहा है, और वो डरा हुआ है, तो डर जो है वो उसको मार दे रहा है। तो उसकी मानसिक अवस्था जो है उसको ठीक रखे। और दूसरी बात मुझे जो समझ में आई आपके जवाब में किरण जी, वो ये समझ में आई कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इम्यून सिस्टम है ना, तो आपने जो जिस मजदूर की बात की, उस मजदूर के पास एक्चुअली जो मोटा होता है, बहुत दिखता है ताकतवर, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। तो वो जो आप उच्च बड़े घर की बात जब आप करते, तो जरूरी नहीं है कि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो और उस मजदूर का इम्यून सिस्टम कम हो, है ना। तो मजदूर का किसी का भी अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो जल्दी से ये बीमारी उसको नहीं लगती है। और डर की बात तो जैसे कि इन्होंने बताई, और आपने जो बताया अवसाद मन की स्थिति में, उसमें मुझे प्रियंका जी आपसे एक सवाल उसका बनता है मेरे से, कि जो अवसाद से बचने के लिए, जैसे कि जिस अवसाद की बात डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं कि भाई मन का मतलब अवसाद से लोग घिर जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी मनोवृत्ति जो है हमें डिप्रेशन की ओर ढकेलती है। तो वो जो अवसाद से बचने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि आप इग्नू में भी काम कर रही हैं और काफी क्षेत्रों में आपने काम किया है, तो आप इसके बारे में क्या कह सकती हैं कि हम कैसे इससे बचें? जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे सामने 2 कोरोना वॉरियर्स हैं, एक पुलिस में काम कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर हैं। इनके पास अवसाद की स्थिति तक पहुंचने के लिए बीच में एक बैरियर है। बैरियर ये है कि इस विकट स्थिति में भी इनके पास एक एम है, एम ऐसा कार्य करने का, उनके पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है अवसाद को अपने ऊपर हावी होने देने का। क्योंकि अगर वो खुद साथ होंगे तो वो दूसरे को कैसे संभालेंगे? तो एक जब जिम्मेदारी इंसान के ऊपर होती है, उसका दिमाग खाली ही नहीं होता, तो अवसाद उसको जकड़ नहीं पाता। लेकिन तो हम जैसे लोग वो काम करते कंटिन्यूअसली, अचानक से घर पे जब आने की स्थिति आ जाती है और आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, फिर आपको सिर्फ अपना काम साइड करके अपने घर परिवार को संभालना है, उस समय अवसाद की स्थिति आपको ज्यादा घेरती है। जैसे कि अभी इन दिनों मेरे साथ भी ऐसा हुआ। दूरदर्शन में हमारे लगातार हेल्थ शो चल रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वयं आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो खुद आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन बिना एंकर मैं अभी नहीं जा सकती थी सारे शोज के लिए, क्योंकि बहुत कम कर दिया गया। तो उस दौरान एक खाली और डेली घर पे ही रहना, कुछ कर ना पाना, तो अवसाद की स्थिति हम जैसे लोगों पर इस दौरान ज्यादा रही। और आप यकीन मानिए, इस समय मीडिया की जो भूमिका रही वो लोगों को बचाने में बहुत हद तक कामयाब रही है। इस अवसाद के दौरान जितने भी प्रोग्राम आप देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स के प्रोग्राम चलाए गए, ज्यादा से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स के बारे में बताया गया, ज्यादा से ज्यादा विकट स्थिति में कैसे स्वयं को बचाया जाए उसके बारे में जानकारी दी गई। लोगों को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर शिक्षा दे रहे हैं कि जिस देश प्रधानमंत्री खुद बता रहा है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, और वो उस समय उनके ऊपर बड़ा ही प्रभाव बिल्कुल ही पॉजिटिव पड़ा। अब बात करते हैं अवसाद की स्थिति में कैसे बचना जी। तो कुछ छोटे छोटे जो उपाय मैंने करे और अपने आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी लोगों से बालकनियों के जरिए या खिड़कियों के जरिए या फोन पे या ऑनलाइन हमने बातचीत करी, वेबिनार करे हैं, यही समझाया है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए,
पेड़ पौधे लगाने का मतलब ये नहीं कि हम प्लांट लेने के लिए गए हैं तभी पेड़ पौधे लगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास पेड़ों का गुच्छा होता है लेकिन हम उसको एक ही जगह समेट के रख देते हैं। मैंने बस कुछ इतना ही किया कि मेरे पास 8-10 तुलसी थी, उनको एक जगह से हटाकर अलग अलग जगह लगा दिया, क्योंकि उस दौरान बाहर निकलना संभव नहीं था। तो हमारे पास जितने सीमित दायरे में हमारे पास जो चीजें थी उनको कैसे यूटिलाइज हमने करना है, हमने वो देखा। अपने घर को मैंने बिल्कुल ही जितने भी तरीके की मुझे बात पता थी, जैसे कि क्या काढ़ा पीना है, अपने आप को व्यस्त इन चीजों में रखा कि किस तरह की दवाई मैं अपने घर के बच्चों को दूं, यानी कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, बच्चों को संभालूं, इस अवसाद के दौरान मेरे ऊपर कोई बात हावी ना हो, मतलब इस फ्री पीरियड के दौरान कोई भी हम परेशानी ना हो। इसलिए हमने ऑनलाइन सेशन शुरू भी कर दिए। हम लोगों ने अपने इग्नू के टीचर्स को ही मिला के सबसे पहले टीचर्स के लिए लाइव सेशन शुरू करे जिनमें अवसाद से बचने की जानकारी दी गई। उसके बाद हमने मीडिया में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनको ऑनलाइन टेलीकास्ट करने के लिए लिंक लोगों को दिए कि अगर आपको डॉक्टर से क्वेश्चन पूछना है तो आप दीजिए। दूसरा, अपने घर परिवार में रहकर अपने घर परिवार के लोगों से बातचीत ज्यादा शुरू करें, बच्चों को इन्वॉल्व करा, सेल्फ डिपेंडेंट होने में, अपने काम खुद करने शुरू करे। बच्चों ने अपने बर्तन उठा के रखना, हो सके तो बर्तन ही धो देना, मम्मा की हेल्प करना, झाड़ू लगाना। आपने देखा होगा इस बार इस पूरे कोरोना काल के दौरान व्हाट्सएप बहुत ज्यादा तादाद में व्हाट्सएप रहा। क्या व्हाट्सएप आता था? पति ने झाड़ू लगा दिया, पति ने पोछा लगा दिया, ऐसा रहा। हस्बैंड वाइफ की एक अलग ही बॉन्डिंग देखने को मिली। हाँ, तो परिवार भी ऐसे टाइम में हम आपस के घर परिवार के लोगों ने संभाला। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगी, इस दौरान जो संभल गया वो संभल गया, और उसने एक जिम्मेदारी के तहत लोगों को बहुत संभाला। हमने ऐसे वॉरियर्स को इकट्ठा करा और उन्होंने जो काम करे उनको लाइव हमने वेबिनार करके, ऑनलाइन सेशन करके लोगों को दिखाया। बहुत ही अच्छा काम आपने किया, मतलब इस अवसाद से निकलने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि किरण जी भी जरूर, इनके जो पुलिस है, इनकी जो पूरी फोर्स है, उसमें भी इन्होंने इस अवसाद को तो बहुत महसूस किया होगा कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसे लगता है कि आपके तो भी बाकी लोग सब घर में बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर्स और पुलिस वो घर में नहीं बैठ सकी, वो बाहर निकली है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने परिवार की भी चिंता होगी, और वो भी अवसाद में। तो आपने किरण जी बोल दें, फिर सर आपसे भी पूछ लेते हैं कि आप भी बताएं और आप भी बताएं। तो आप बताइए कि कैसे इस अवसाद से आप कैसे लड़ी, या लोगों को कैसे आपने इसको निकाला? दीदी, ऐसा था कि जब ड्यूटी शुरू में कोविड के टाइम में लगी, तो जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि आप लगातार अपने हाथ धोते रहे, मास्क पहन के रखें। शुरू में थोड़ी सी इरिटेशन हुई कि मास्क पहनकर हम जा रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो कई बार हमें लगता था कि हमारे मुंह तक वो मास्क जा रहा है। वो धीरे धीरे जब हमें वो डॉक्टर वाले मास्क, तो हमें ये फील होने लगा कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करते होंगे तो उन्हें कैसा फील होता होगा। तो शुरू में थोड़ा अजीब लगा, मगर जब उन्होंने ये बताना शुरू किया कि ये बहुत जरूरी चीज है, इसको लगा के रखना, तो हमने अपनी ड्यूटी के दौरान जब लोगों को बाहर निकलते हुए देखा, या जो रोड पे रह रहे हैं उनके पास मास्क नहीं थे, हमने उनको मास्क प्रोवाइड करवाए। और जब हम घरों में, अपने घरों में वापस जाते थे ड्यूटी करके, तो हमें एक डर रहता था कि हम बाहर से होकर आए हैं, हम क्योंकि उस समय आपने देखा था कि एक टाइम आ गया तो बहुत सारे हजारों मजदूर बाहर निकल आए थे, और वो अपने गांव में पैदल ही निकल गए थे, और उनको संभालना, उनके बीच में रहना, और मोस्ट प्रॉब्ली सबने मास्क भी नहीं लगा रखे थे, और ग्लव्स हमने जो पहन रखे थे। तो हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखते थे, मगर जब हम घरों में जाते थे हमें ये डर रहता था कि हम बाहर से आ गए हैं, कहीं ये बीमारी हम अपने घर तो नहीं ले जा रहे। तो हमने पहले ही अलग से अपने सारे कपड़े अलग रख देते थे, उनको भिगो देते थे, अपने कपड़े खुद धोना, बच्चों से घर में बात नहीं करना, बड़ों से, बुजुर्गों से बात नहीं करना कि कम से कम 2-3 घंटे का गैप हो जाए, हम स्टीम ले लें और गर्म पानी पी लें, और बहुत कम अपने घर में मिलते थे। तो एक बड़ा सा गैप आ गया कि सोशल डिस्टेंस होने लग गया, सोशल के वो एक फिजिकल डिस्टेंस होने लग गया हमारे में। तो कुछ इच्छा होती थी कि कुछ बताएं, कुछ बात करें, तो वो एक बड़ा दुखदायी, एक अवसाद का एक जो है कारण बन गया, दुख का कारण बन गया, या एक डिप्रेशन का कारण थोड़ा थोड़ा बन जा रहा है। डिप्रेशन तो नहीं मैं इसको कहूंगी, क्योंकि पुलिस का जो एक मन होता है
वो बहुत स्ट्रांग होता है। एक बार जब पहला केस हमारा आया था, एक पुलिस कांस्टेबल अमित को जब ये कोरोना हो गया था और उसकी इमीडिएटली जब डेथ हो गई, तो उस समय एक पुलिस में एक भय बन गया कि हम पब्लिक के साथ अटैच हो रहे हैं, हमें ये बीमारी हो गई, हमारी फैमिली को हो जाएगी, हम मर जाएंगे। उस समय थोड़ा सा हल्का था आया था, मगर फिर एक सबने मिलकर एक आपस में एक दूसरे को समझाया नहीं कि उसने थोड़ी सी कहीं लापरवाही ना हुई हो, तो हमें ये लापरवाही नहीं करनी और इसलिए हमें पूरा प्रिकॉशन बरतना है, जैसा हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं उनका वो सही मायने में पालन करना है। तो हम जब भी कोई काम करते थे, जैसे हमारे पास कोई मुलजिम आ गया है, तो हम वो ग्लव्स जो थे वो प्रॉपरली पहन के रखते थे, क्योंकि नेचुरल मुलजिम आ गया है, उसकी ग्रिप करके रखनी है कि क्योंकि हथकड़ी नहीं लगा सकते, तो उसकी जो ग्रिप करके रखनी है तो इतनी है। और उस मुलजिम को भी प्रॉपरली क्या नाम है मास्क पहनाना और जो उसके प्रिकॉशन है उनको भी हाथ धुलवाना, वो सब चीजें हमने की। तो मगर एक डर, बहुत सारा कुछ आपने किया और आपने ये अच्छी बात बताई कि हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते उस स्थिति में, क्योंकि हमारा पुलिस का जो माइंड है वो अलग रहता है। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि वो बहुत माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो संजय जी, आप बताइए कि इस अवसाद की स्थिति में आपको कैसा लगा, या आपको ऐसा लगा कि किस तरह से आपने लोगों को इस अवसाद से बाहर निकालने का क्या प्रयत्न किया? देखिए, हम लोग, मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जी टेक्निकल ऑफिसर हूँ जी, और उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। बिल्कुल। और चूंकि मैंने पहले आपको बताया, जैसे आदरणीय किरण दीदी ने बताया आपको, वैसे मैं पहले एक बात बता दूं कि दिल्ली पुलिस का नाम बदल गया है। दिल्ली पुलिस का नाम हो गया है दिल की पुलिस। दिल की पुलिस। बहुत तो अच्छा आज काम किया है। ना संजय भाई, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी कि दिल्ली जी पुलिस जी का नाम दिल की पुलिस हो गया है और हमारा इस एपिसोड का वक्त जो है अब खत्म होने वाला है। तो हम एक काम करते हैं कि हम फिर से मिलते हैं दूसरे एक एपिसोड के लिए। और यहाँ पर ये जो आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि दिल्ली पुलिस का नाम दिल की पुलिस हो गया है, ये बहुत गर्व की बात है। और जो जो बातें अभी आप लोगों ने बताई, जैसे कि आपने बताया कि कैसे कैसे हमें क्या क्या मतलब प्रिकॉशन लेना चाहिए, और पुलिस जो है इसके लिए इतना क्या काम कर रही है, और एक नागरिक होने के नाते, एक व्याख्याता होने के नाते और एक एंकर होने के नाते भी प्रियंका जी कितना कुछ कर रही हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो कि बचे हुए हैं, और समय जो है हमें कह रहा है कि हमें अभी इसे बंद करना है। तो कोई भी बात नहीं, हम फिर से मिलते हैं और फिर दूसरे एपिसोड में हम आपसे ये सारे सवाल जरूर पूछेंगे, आपके सवाल का जवाब भी लेंगे, क्योंकि वो अधूरा रह गया है। तो आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और निश्चित ही हम दूसरे एपिसोड में वापस इस बात को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।